नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, चीन की कहानी को समझने के लिए। ये एक ऐसा देश है जो सिर्फ अपने साइज की वजह से नहीं, बल्कि अपनी उस गहरी विरासत की वजह से भी जाना जाता है, जिसने पूरी दुनिया को एक नया आकार दिया है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की लगभग 5वें हिस्से की आबादी, मतलब 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की कहानी आखिर बताए कैसे जाए। ये सवाल यकीन मानिए बड़े बड़े इतिहासकारों और कहानीकारों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चौंका देने वाले नंबर से। 140 करोड़। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे हैं 1 अरब से ज्यादा लोगों की अपनी अपनी कहानियां, उनके सपने और उनकी उम्मीदें। और बात सिर्फ लोगों की ही नहीं है, चीन का जमीनी एरिया भी जबरदस्त है, करीब 96 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। मतलब ये दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो चीन के यूनिक कैरेक्टर को दिखाती है। जानते हैं, ज्योग्राफिकली ये देश 5 अलग अलग टाइम जोन में फैला है, लेकिन इसके बावजूद पूरा देश सिर्फ एक ही टाइम जोन फॉलो करता है, बीजिंग टाइम। ये अपने आप में देश की सेंट्रलाइज्ड पावर और एकता पर जोर देने का एक बहुत बड़ा सिंबल है। अच्छा, तो अब जब हमें इसके स्केल का अंदाजा हो गया है, तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, क्योंकि आज के चीन को अगर समझना है तो उसकी चाबी इसके 4000 साल पुराने, कॉम्प्लेक्स और कई बार उथल पुथल भरे इतिहास में ही मिलेगी। तो देखिए, हजारों साल पहले जो शुरुआती राजवंश थे, उन्होंने ही चीनी सभ्यता और फिलॉसफी की नींव डाली। फिर आया 221 ईसा पूर्व, जब छिन राजवंश ने पहली बार चीन को एक किया और ग्रेट वॉल की शुरुआत की। इसके बाद हान राजवंश ने सिल्क रोड खोला, जिसने सदियों तक ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट किया। और हाँ, इसी दौर में दुनिया को प्रिंटिंग, कंपास और गन पाउडर जैसे जबरदस्त आविष्कार भी मिले। लेकिन फिर कहानी बदलती है। 19वीं और 20वीं सदी में आता है अपमान का शतक, एक बहुत ही दर्दनाक दौर, जब बाहरी ताकतों ने चीन पर अपना दबदबा बनाया। और ये जो अनुभव था ना, वो आज भी चीन की सोच और दुनिया को देखने के नजरिए पर गहरा असर डालता है। और आखिर में इसी सारी उथल पुथल के बीच 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ। और इतिहास की इसी जमीन से एक मॉडर्न सुपर पावर का जन्म हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे चीन ने 21वीं सदी में खुद को एक ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर फिर से खड़ा किया है। चीन की इकोनॉमी को समझना मतलब एक सिक्के के दो पहलुओं को देखना। एक तरफ ये आज भी दुनिया की फैक्ट्री है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो ढेरों चीजें इस्तेमाल करते हैं वो यहीं बनती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अब ये इनोवेशन का एक बहुत बड़ा हब भी बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, 5G हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, भविष्य की टेक्नोलॉजी में ये लीड कर रहा है। अक्सर लोगों को लगता है कि चीन की इकोनॉमिक सक्सेस सिर्फ सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि देश की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा एक बहुत ही वाइब्रेंट और डायनामिक प्राइवेट सेक्टर से आता है। इसे चला रहे हैं लाखों एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स। और चीन का जो प्रभाव है वो सिर्फ उसकी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। इसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बहुत एम्बिशियस है। इसके जरिए चीन दुनिया के करीब 150 देशों में सड़कों, बंदरगाहों और पुलों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे ट्रेड और इन्फ्लुएंस दोनों के नए रास्ते खुल रहे हैं। अब अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो चीन एक जटिल पहेली जैसा है। ये एक सिंगल पार्टी स्टेट है जहां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जिंदगी के लगभग हर हिस्से पर मजबूत कंट्रोल है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां स्टेबिलिटी और कलेक्टिव प्रोग्रेस को इंडिविजुअल फ्रीडम से ज्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन देखिए, चीन सिर्फ इकोनॉमी और पॉलिटिक्स ही तो नहीं है। इसके दिल में है वो 1 अरब से ज्यादा लोग, जिनका अपना कल्चर है, अपनी परंपराएं हैं और अपनी कहानियां हैं। तो चलिए अब इन अरबों के चेहरों को थोड़ा करीब से देखते हैं। चीनी कल्चर में सिंबलिज्म यानी प्रतीकों का बहुत बड़ा रोल है, इतना कि उनके नेशनल फ्लैग में भी एक कहानी छिपी है। देखिए, इसका जो लाल रंग है वो क्रांति की याद दिलाता है, जो सबसे बड़ा सितारा है वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को दिखाता है, और जो 4 छोटे सितारे हैं वो वर्कर्स, किसान, मिडिल क्लास और नेशनल कैपिटलिस्ट, इन चारों की एकता का प्रतीक है कि ये सब पार्टी के गाइडेंस में मिलकर काम कर रहे हैं। चीनी समाज की जो बुनियाद है वो है परिवार। बड़ों का सम्मान करना एक बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन साथ ही ये डाइवर्सिटी से भरा देश भी है। यहाँ 56 ऑफिशियली मान्यता प्राप्त एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। और हाँ, कुछ नेशनल सिंबल्स तो ऐसे हैं जिन्हें पूरी दुनिया पहचानती है, जैसे प्यारा सा जाइंट पांडा, पुराना जिनकोगो का पेड़ और मुश्किलों में भी डटे रहने का प्रतीक प्लम ब्लॉसम। अच्छा, हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार के वो मशहूर तैरते हुए पहाड़ तो याद ही होंगे। कभी सोचा है कि उसकी प्रेरणा कहाँ से आई? जवाब चीन के बेहद खूबसूरत हुनान प्रांत में है। जी हाँ, फिल्म के वो पहाड़ असल में झांगजाजी नेशनल पार्क के असली हैरत अंगेज नज़ारों से इंस्पायर्ड थे। ये इस बात का सबूत है कि कभी कभी हकीकत कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत होती है। और चीन की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उसकी वाइब्रेंट दुनिया में न उतरें, उसके त्योहारों और उसके जायके की दुनिया में। तो चलिए परंपरा का स्वाद चखते हैं। कभी सोचा है चाय का सफर कहाँ से शुरू हुआ? एक चीनी लोक कथा है जिसके मुताबिक इसकी खोज करीब 5000 साल पहले सम्राट शेनोंग ने की थी। हुआ यूं कि कुछ जंगली चाय की पत्तियां गलती से उनके गर्म पानी के कप में जा गिरी। बस उसी एक एक्सीडेंट के बाद से चाय चीनी कल्चर और रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई।
चाइनीज खाना, ये सुनकर अगर किसी एक ही तरह के खाने का ख्याल आता है तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ये बहुत बड़ा और बेहद डाइवर्स है। एक तरफ सेजवान का तीखा और जोरदार स्वाद है तो दूसरी तरफ कैंटनीज खाने की ताजगी और सादगी। और फिर बीजिंग की शाही डिश पेकिंग डक को कैसे भूल सकते हैं। मतलब हर इलाके का अपना एक अलग ही जायका है। और फिर आते हैं वो रंग बिरंगे त्योहार जो पूरे चीनी कैलेंडर में फैले हुए हैं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी है चाइनीज न्यू ईयर, जिसे स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहते हैं। ये वक्त होता है परिवार का, दावतों का और नई शुरुआत का। इसके बाद आता है लैंटर्न फेस्टिवल और उसकी खूबसूरत रोशनी। फिर ड्रैगन बोट फेस्टिवल की रोमांचक रेस और मिड ऑटम फेस्टिवल में परिवार के साथ बैठकर चांद को देखना। ये सारे त्योहार असल में परंपरा, कम्युनिटी और जिंदगी के सर्कल का जश्न है। तो हमने बस एक झलक देखी है उस कहानी की जो 4000 साल पुरानी तो है, लेकिन हर नए दिन के साथ लिखी जा रही है। पुराने राजवंशों से लेकर भविष्य के शहरों तक चीन का सफर किसी महाकाथा से कम नहीं है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कहानी में चीन अपना अगला चैप्टर क्या लिखे।